नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। प्रिय दर्शकों, पिछले सप्ताह ज्योतिष जिज्ञासा इस कार्यक्रम को लेकर के मैं गणेश जी के सम्मुख उपस्थित था। आज पुनः इच्छा हुई कि आज गंगा जी के उस तरफ चलते हैं। आजकल गंगा जी में वो साइबेरियन पक्षी जो हर माह इस ठंड के मौसम में ही आते हैं, आए हुए हैं। चलिए उन पक्षियों के साथ भी जरा देखा जाए वो अपना प्यार कैसे लुटाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम भी साथ साथ करते रहेंगे और गंगा जी का भी आनंद ले लिया जाए। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में जो पहली जिज्ञासा है ये प्रतिमा सक्सेना जी हैं। इन्होंने पूछा है, पंचम भाव में राहु, केतु और शनि का कैसा प्रभाव रहता है कुंडली मिलान के समय पर। मैं आपको बता दूं कि कुंडली मिलान के समय में पंचम भाव में राहु, केतु और शनि के प्रभाव को अवश्य देखना होगा, क्योंकि ये संतान से संबंधित समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में कुंडली का मेलापक हो रहा हो, उस समय पंचम भाव में राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में भी देखा जाता है। तो वर और कन्या दोनों की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति को विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी देख लेना चाहिए कि वंश परंपरा में दोनों की तरफ से संतान के मामले में कहाँ दिक्कत रही है। और राहु केतु की स्थिति है तो ये बात तय करता है कि पितृदोष की स्थिति पूर्व से ही चली आ रही है, कहीं ना कहीं संतान में यहाँ भी दिक्कत होगी। संजय त्रिपाठी हैं, इन्होंने पूछा है, अगर किसी की कुंडली में बुध स्वगृही हों या उच्च के हों तो क्या उसे राहु जनित पीड़ा नहीं होगी। बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि बुध के बलवान होने से राहु जन्य पीड़ाओं में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि राहु का जो अपना प्रभाव है वो प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये सत्य है कि राहु के दोषों का शमन बुध करते हैं। तो बुध के बली होने से राहु जन्य जो भी पीड़ा है वो अवश्य कम हो जाएगी, समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त के लिए तो फिर जाहिर सी बात है गणेश जी की आराधना इत्यादि करना। तो हाँ, कम हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। भोजराज सिंह ढाकड़, इन्होंने पूछा है, मैंने कुछ ज्योतिष लेखों में पढ़ा है कि जब कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए, चाहे लग्न वृष, तुला, मकर या कुंभ ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक आपने समझा है और पढ़ा भी है। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य तो सब कुछ ही है, आत्मा है। सूर्य जगत की आत्मा है और आत्महीन होने के बाद का मतलब ही आप समझते हैं कुछ नहीं। सूर्य पर जब जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है। अब अगर उस अवस्था में हम शनि को और बल देते हैं, जैसे नीलम धारण करने से शनि में बल और बढ़ेगा, तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा और सूर्य का प्रभाव और कमजोर पड़ जाएगा। तो नहीं धारण करना चाहिए। और धीरज वशिष्ठ हैं, इन्होंने पूछा है कि मैंने पढ़ा था कि यदि नवम भाव में शनि किसी से भी दृष्टयुक्त न हो तो जातक दीक्षित राजेंद्र होता है। यह बात कितनी सही है। राजेंद्र शब्द का अर्थ अगर आप मुकुट वाला लगा रहे हैं, जो आप मैं हमेशा कहा करता हूं कि राजयोग का मतलब ये थोड़ी होता है कि अब माथे पर मुकुट चढ़ने वाला है। तो राजेंद्र योग का आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं। एक सुखद जीवन जीने वाला व्यक्ति, आज के इस परिवेश में धन संपन्न व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति नौमस्त शनि हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दीक्षित संत का अर्थ क्या हुआ। दीक्षित राजेंद्र आपने कहा, दीक्षित का अर्थ कहीं ना कहीं दीक्षा अवश्य लेता है, या यूं कहें कि ऐसे जातक के जन्म से ही उसके अंदर ये गुण, मैंने बताया था कि शनि का जब भी संबंध नवम भाव से हो तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में एक उदासीनता व्याप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता ही होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। धर्म करने वाला तो वो होता ही होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और ये भी देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ और दीक्षा ग्रहण अवश्य करता है। कौस्तुभ कुलकर्णी है, इन्होंने पूछा है
कि यदि केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह कहलाते हैं तो बृहस्पति पापकर्तरी दोष से ग्रसित कैसे हो जाएंगे इत्यादि इन्होंने पूछा है। देखिए, अगर आप अलग अलग, हमेशा याद रखिएगा कि अलग अलग गणनाओं में केवल अलग से गणना केवल केतु की करनी हो तो निसंदेह केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, शुभ फल प्रदायक ग्रह है। लेकिन जैसे ही केतु की गणना आप, चूंकि केतु कुंडली में कहाँ रहता है तो राहु के सदैव सामने, तो राहु के सदैव सामने रहने के कारण इसकी गणना पापक ग्रह में ही होगी, फलस्वरूप ये भी पापकर्तर योग निर्मित कर सकेगा। और विशाल जोशी जी का प्रश्न है, क्या मार्केश अस्त कमजोर मृत हो तो अन्य लाभ होते हुए भी दाम्पत्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी, चूंकि दोनों मारक भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। देखिए, शुक्र का बली होना तो वैसे हर कुंडली में आवश्यक है। हम मार्केश शब्द का आपने कहा है तो मैं दाम्पत्य शब्द पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि दाम्पत्य के कारक भी शुक्र हैं। तो कुंडली किसी भी लग्न की हो, वहां शुक्र का बलाबल तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र सुख है, शुक्र भोग है, शुक्र ऐश्वर्य है। अब किसी जन्म कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में ये पूरी तरह से मारक हुए क्योंकि सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। तो जब वो मारक हुए तो उनके कमजोर होने से मारकेश में तो कमी आई जाएगी, लेकिन निसंदेह उनके कमजोर होने से, अस्त या मृत होने से उनके द्वारा जो शुभ फल प्रदान किया जाता है, सुखों से संबंधित जो फल प्रदान किया जाता है, उसमें भी कमी आ जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और शिव सैलवाल जी हैं, इन्होंने पूछा है, अगर कोई ग्रह मित्र राशि में शुर लोकांश 10 वर्गों में हो तो क्या फल होगा? अब शिव सैलवाल जी, 10 वर्ग में श्रीधामांश होता है, उस ग्रह का जो नया नामकरण होता है 10 वर्गों में, अगर वो स्वगृही हो, आपने असल में प्रश्न में जो पूछा है मित्र राशि में, निसंदेह वो बलि ग्रह में मानता हूं उसको, लेकिन स्वराशि का होगा तो वो श्रीधामांश में कहलाएगा। और 7 वर्गों में होने पर सुरलोकांश कहलाता है। तो आपने जो कहा है वो 7 वर्गों में है, आपने 10 वर्ग कहा है, तो 10 वर्ग में अगर बलि है तो श्रीधामांश में है, लेकिन वो श्रीधामांश वाला बलवान तब माना जाएगा जब वो स्वगृही, मित्र स्वगृही, उच्च राशि में या मूल त्रिकोण का। हाँ, आपने जैसा पूछा कि क्या फल होगा, निसंदेह वो ग्रह बहुत बली है, बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक वो ग्रह है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस ग्रह का मारक होने पर भी आप रत्न धारण करिएगा, ये मित्र राशि में है, स्वगृही नहीं है। संजय कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में बृहस्पति चतुर्थ में, बुध और शुक्र सप्तम में राशि परिवर्तन योग है, बुध और बृहस्पति का, तो क्या ये राशि परिवर्तन योग माना जाएगा? दोनों दो राशियों का अधिपति हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि केंद्राधिपति दोष, जाहिर सी बात है आप यही जानना चाहते हैं केंद्राधिपति दोष के बारे में। हाँ, ये केंद्राधिपति दोष की स्थिति बनती है, परंतु यहाँ ये भी है कि दोनों के दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में ही हैं, फलस्वरूप ये परिवर्तन माना जाएगा और केंद्राधिपति दोष में कमी या समापन ही हो जाएगा, केंद्राधिपति दोष नहीं ही लगेगा, ऐसा समझिए। और अगला प्रश्न है मिलिंद धाकड़ जी का, इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न में 9वें स्थान में मालव्य योग है परंतु गुरु मृत हैं तो पुखराज पहनूं या ओपल? कर्क लग्न में 9वें स्थान में मालव्य योग है, ठीक है, यानी कि गुरु मीन राशि वहां बनती है और गुरु मृत हैं तो पुखराज पर आप निसंदेह पुखराज पहने, क्योंकि लग्न कर्क है, यहाँ शुक्र को बल तो गुरु के बली होने से मिलेगा, तो आप निसंदेह पुखराज धारण करिए और पुखराज के धारण से ही आपको लाभ मिलने वाला है। और अगला जो प्रश्न है ये मीनाक्षी सक्सेना जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में ही शुक्र शनि युति है और अष्टम में गुरु चंद्र युति है, गुरु मूल नक्षत्र में है, तो गुरु महादशा कैसी रहेगी? वृषभ लग्न में अगर देखा जाए तो लग्न में ही शुक्र शनि युति, ये तो अच्छा है, इसमें तो कहीं कोई संशय ही नहीं, परंतु अष्टम में गुरु चंद्र युति है, गज केसरी योग है, यहां से गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो धन कारक भी बनेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरु की महादशा को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देने वाले होंगे, स्वास्थ्य जन्य पीड़ा उत्पन्न करेंगे
पेट से संबंधित परेशानियों को देने वाले बनेंगे। यानी यहाँ पर गुरु को मारक ही कहा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि गुरु कोई कारक होंगे। तो यहाँ गुरु की पीड़ा से निवृत्ति हेतु, मुक्ति हेतु कहीं ना कहीं आपको उपाय अवश्य करना पड़ेगा। ये तो है इन पक्षियों का जो अद्भुत समूह है, आनंद दे देता है। ये आज मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ले आया था कि केवल ठीक है कि आज मंदिर के पास नहीं गए, आइए गंगा जी की शरण में चलते हैं। और ये पक्षी जो बाहर से आए हुए हैं, ये केवल इसी मौसम में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इनको खाने के लिए दे दिया जाए तो बस ऐसे ही लोग यहाँ पर इन पक्षियों को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में आते हैं और इन पक्षियों का आनंद उठाते हैं। ये देखिए, चलिए अपने सवाल की ओर भी हम साथ साथ चलेंगे। और इन पक्षियों का जो कलरव है कितना आनंददायी है ये। तो अगला जो प्रश्न है, ये आनंद वीर जी हैं। इनका प्रश्न है, तुला लग्न है और शनि गुरु युति 12वें भाव में है, क्या पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं? तुला लग्न है और शनि गुरु की युति 12वें भाव में है, पुखराज रत्न धारण की तो बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा, भले मीन राशि है। हाँ, एक बार क्या होता है कि जब रत्न धारण करना हो तो हमें इस बात का सदैव ख्याल रखना होता है कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को देख लीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुला लग्न में जाकर के गुरु 12वें में बैठे हैं, आप उनका रत्न धारण करिए। आपको जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो शनि का रत्न एक बार विचारणीय होता है, लेकिन शनि भी 12वें में बैठे हैं, तो शनि 12वें में बैठे हैं तो ये भी खर्च प्रदायक बनेंगे। तो मैं इनके रत्न के पक्ष में भी आपके लिए नहीं जाऊंगा और मैं सलाह यही दूंगा कि आप एक बार अपनी कुंडली की स्थिति को देखते हुए शुक्र के रत्न पर विचार करिए। शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र की स्थिति को देख करके उन्हीं का रत्न धारण करिए, उन्हीं का रत्न आपके लिए धारण करना उचित होगा। और अगला जो प्रश्न है, ये सत्यम जी हैं। अच्छा देखिए, मांग रहे हैं, दीजिए भाई इन लोगों को ये इन लोगों को खाने के लिए दीजिए, जो है लाए हैं तो सब कुछ दीजिए इनको। सत्यम जी हैं, इनका प्रश्न है, कुंभ लग्न में शनि मीन राशि में और गुरु मकर राशि में स्थित है। शनि 22 डिग्री पर और गुरु 18 डिग्री पर हैं। दोनों ग्रह किस प्रकार का फल देंगे? क्या गुरु या शनि का रत्न धारण करना चाहिए? आपको मैं बता दूं कि बीच में थोड़ी देर के लिए पहले कैमरा हम लोगों ने कट किया, शूटिंग जो चल रही थी आपने देखा ही होगा, और इसके बाद केवल एक आवाज़ इन लोगों को देना पड़ता है और ये चले आते हैं। यानी इनको भी पता है कि लोग बुला रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए बुला रहे हैं लोग, सभी लोग यहाँ लोग इसीलिए आते हैं इनको खिलाने के लिए। तो एक आवाज़ दीजिए, ये चले आते हैं। तो कुंभ लग्न में सत्यम जी ने पूछा है कि शनि मीन राशि में और गुरु मकर राशि में स्थित हैं। शनि 22 डिग्री पर और गुरु 18 डिग्री पर, दोनों ग्रह किस प्रकार का फल देंगे? क्या गुरु या शनि का रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली है और देखा जाए तो गुरु का मकर राशि में और शनि का मीन राशि में होना, ये सीधी सी बात है, परिवर्तन योग है। तो परिवर्तन की स्थिति तो बनी गई है और परिवर्तन की स्थिति को मैं श्रेष्ठ समझता हूं। इससे कहीं ना कहीं एक तरह से गुरु का नीचत्व भी भंग हो जाता है। अब रत्न धारण की बात आए तो कुंभ लग्न के लिए मेरा सदैव एक ही सलाह होता रहा है। देखिए, रत्न की बात आप लोग जब भी मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या कहा करता हूं कि रत्न धारण सदैव उस ग्रह का किया जाए जो आपकी जन्म कुंडली का मुख्य ग्रह है। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर शुक्र सर्वाधिक योग कारक या मुख्य ग्रह बनते हैं, तो इन्हीं का रत्न धारण करना उचित होगा। आप गुरु का रत्न या शनि का रत्न भी, शनि का रत्न धारण करने से ही बचिए, गुरु के रत्न से ही आपको फायदा, शुक्र के रत्न से ही आपको फायदा मिलेगा। और अगला प्रश्न जो है, ये संजय कुमार जी हैं। इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव में राहु चंद्र की युति हो तो क्या संतान केवल एक पुत्री ही होगी और कोई संतान नहीं होगी? तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव में राहु चंद्र की युति हो तो क्या केवल संतति जो है पुत्र संतति ही होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि संतान हेतु आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। केवल एक कुंडली से ये बात तय नहीं होगी। चंद्रमा के पंचम में होने से या पंचम पर दृष्टि होने से कन्या संतति की बाहुल्यता होती है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केवल कन्या संतति होगी, ये कहना तो गलत हो जाएगा। बट हाँ, कुंडली को देखना होगा, पति पत्नी दोनों की कुंडली में किस तरह की स्थिति बन रही है, और तभी ये बात तय करनी चाहिए। और निशांत जस्साल जी हैं, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि, कुंडली के 6 वर्गों में शुक्र स्वराशि के हैं, किंतु हर वर्ग में सूर्य और राहु के साथ या फिर शनि के साथ हैं, इसका परिणाम अच्छा माना जाए या बुरा? वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, कुंडली के 6 वर्गों में शुक्र स्वराशि के हैं, किंतु हर वर्ग में सूर्य और राहु के साथ। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर शुक्र स्वगृही किस राशि में है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि शुक्र स्वगृही तुला राशि में है तो ये तो बहुत खराब है। आपने मेरे कार्यक्रम में सुना होगा कि तुला राशि में जन्मांक और नवमांश दोनों में अगर सूर्य नीच राशि में पड़ गए तो ये तो नीच भंग हो जाए, जन्म कुंडली का राजयोग भंग हो जाएगा, ये सारे राजयोगों को भंग कर देगा। तो ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता है, और मैं इसको किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर ये वृषभ में है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र स्वगृही वहां पर हैं, 6 वर्गों में भी हैं, तो ये अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप शुक्र को और बलवान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सूर्य का साथ वहां पर होना ये ठीक नहीं है। और धर्मदीप दवे हैं, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न में सूर्य नीच राशि में सिंहासनांश में है, क्या फल होगा? धर्मदीप साहब, ये भी अगर देखा जाए तो वही सेम प्रश्न है जो इसका मैंने अभी अभी जवाब दिया। अगर सूर्य नीच राशि में सिंहासनांश हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, ये खराब फल देने वाला ही माना जाएगा, क्योंकि तो राजयोग भंग हो गया ना। 2 वर्गों में जन्मांक और नवमांश 2 ही में हुए तो प्रबल राजभंग योग है, तो ये ठीक नहीं है, इस बात को आप समझिए। और श्रीराज सुंदाली, जो भी नाम हो आपका, श्रीराज जी, आपने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में अगर मंगल 8वें भाव में कर्क राशि में हो तो मूंगा धारण करना लाभदायी होगा? धनुलग्न की कुंडली में मंगल अगर 8वें भाव में, तो यहाँ कर्क राशि में मंगल नीच राशि में है, नीच भंग भी हो जा रहा है, फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, मूंगा धारण मत करिए, ये ठीक नहीं होगा, मूंगा धारण करना आपके लिए उचित नहीं है। और पारुल जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर देव गुरु दूसरे भाव में हो और चंद्रमा पंचम में तो क्या केमद्रुम भंग होगा? नहीं, अगर देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का ये संबंध गज केसरी योग का निर्माण तो करेगा, लेकिन ये देखना होगा कि कहीं चंद्रमा पर किसी पाप, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो पड़ नहीं रही है, तो यहाँ गज केसरी योग केंद्र का निर्माण है, लेकिन चंद्रमा अगर केमद्रुम योग में है तो केमद्रुम भी मान्य है। और ये भी देखना होगा कि किस किस ग्रह की दृष्टि है, शनि राहु इत्यादि का संबंध हो, तब तो फिर ये केमद्रुम है, और ये कष्टदायी केमद्रुम है, ये जीवन में कहीं ना कहीं सुखों में कमी कराने वाला है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, ये केमद्रुम योग है और मान्य केमद्रुम योग है। प्रिय दर्शकों, यहां से आप पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, इसमें कहीं संशय नहीं कि बड़ा आनंददायी है ये जगह, और इन पक्षियों के आने से तो ये जगह और भी आनंददायी हो जाता है। आज गंगा जी को हम लोगों ने पार करके और आज हम किनारे आ गए हैं। अब किनारे आए हैं तो एक काम सोचते हैं कि और कर लेते हैं, सवाल आपके जवाब हमारे का कार्यक्रम यहीं आज किनारे पर बन जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा में इतना ही, और पुनः शुक्रवार का कार्यक्रम जो होता है सवाल आपके जवाब हमारे, उसकी शूटिंग मैं आज यहीं पर कर लेता हूं। तो इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और जिन लोगों के सवाल आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, जिनका प्रश्न आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया वो कमेंट में अपने प्रश्न देते रहें, चुनाव अवश्य होगा। इजाज़त दीजिए आज के लिए, नमस्कार।